सफल होना है तो कदम भारी रख, सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल कर तूफानों से यारी रख। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें ये तय है, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें ये तय है, पर तू निरंतर अपना सफर जारी रख। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम डीडी चैनल में। और जैसे कि आपको पता है कि इतिहास की श्रृंखला जारी है और इसके तहत अभी तक मैं 5 लेक्चर ले चुकी हूँ और ये 6ठा लेक्चर है और प्राचीन भारत का मैं इतिहास करा रही हूँ साथियों, जो कि आगामी जो एग्जाम जैसे कि यूपीपीसीएस है, प्रीलिम एग्जाम, बीपीएससी है, तो उन सारे एग्जामों में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। और साथ ही मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी कराती हूँ, ऐसा नहीं कि जो घटना चक्र में दिया है उसी को मैं कराऊं, तो एक्स्ट्रा एडवांस नॉलेज भी यहाँ इस चैनल से दी जाती है साथियों। तो जुड़े और आइए चलते हैं हम अपने इतिहास की तरफ आगाज करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, जो कि आप निश्चित ही सफलता की तरफ बढ़ेंगे। तो कल तक हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म करा दिए थे। आज हम नेक्स्ट क्लास में आते हैं और उसको कराने की कोशिश करती हूँ। क्या है आज? तो आज जो मौर्य काल होना चाहिए, ये सारा क्वेश्चन मैं कल करा दी थी। प्रथम बौद्ध संगीति, मतलब इसमें जितने भी बौद्ध धर्म से क्वेश्चन था, जैन धर्म से क्वेश्चन था, सब कुछ हो चुका है साथियों। तो आज एक्स्ट्रा में इसके अलावा मैं थोड़ा सा आज यूनानी आक्रमण कराना था, तो इसको देख लेते हैं। ये सब हो चुका, 1 मिनट देख लेती हूँ। मत्स्य से मथुरा ये जनपदों को कराई थी कि नहीं? पंचाल, 1 मिनट, थोड़ा सा इसको देखना होगा। मगध का कब था? आजाद मगध नहीं, ये वाला कराना था, मुझे याद नहीं है। 1 मिनट, हाँ इसको कराती हूँ। 16 महाजन के शायद मैं नहीं कराई थी, आते हैं। हाँ, ये कराना था यहाँ से। तो भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के क्या थे? तो चांदी के थे और चांदी के सिक्के थे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे, जो चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के क्या है, तो चांदी के सिक्के थे। ठीक है, आहत सिक्के भी दिया जा सकता है, तो इस बात को याद रखना। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौशल अहिछत्र, अंग का चंपा था, ठीक है, वत्स का कौशाम्बी था ही, मत्स्य का विराटनगर। तो कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? साकेत थी। श्रावस्ती थी, मतलब 2। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। शेष सभी विकल्प सही है। कौशल का क्या? साकेत राजधानी थी, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रदोत जो था, मैच करने के लिए है, जो प्रदोत था वो कहाँ का था? तो प्रदोत जो था अवंती का था, ठीक है। उदयन कहाँ का था? उदयन कहाँ का था? उदयन था आपका वत्स राजा उदयन। प्रसेनजीत तो आपको पता ही है कहाँ का था, कौशल का था। प्रसेन और अजात शत्रु मगध का था। तो इसमें 2 मिलेगा तो आप कर लोगे इजीली। हाँ देखो, प्रदोत है कहाँ का? अवंती का है, ठीक है। उदयन वत्स का था और प्रसेनजीत कौशल का था, अजात शत्रु मगध का था। चंद प्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा था? रिपीट हुआ है तो अवंती का था। कहाँ का था? अवंती। चंद प्रदोत अवंती का शासक था। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। बिंबिसार के समय में मगध के साथ चंद प्रदोत का संबंध मैत्रीपूर्ण था। एक बार प्रदोत के पांडु रोग से यानी पीलिया रोग से ग्रसित होने पर बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। थोड़ा इसका देख लेते हैं क्या है विवरण। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से नंद राजा नंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया था, उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो देखते हैं अवंतिका। क्या था? अवंतिका था उज्जैन का प्राचीन काल में नाम। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। यह 16 महाजनपदों में से एक था और अवंती की 2 राजधानियां थी।
ठीक है। राजधानियों में से एक थी उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। आप याद रखना, देखो यूपीएससी में क्या होता है कि ऑप्शन ई भी हुआ करता है, तो पूछ देगा कि अवंती की राजधानी कहाँ थी और दे देगा एक, ठीक है, कोई एक दे देगा, अवंती की राजधानी उज्जैन दे देगा। सेकंड में भी दे देगा कि सिर्फ अवंती की राजधानी देगा, वह दक्षिणी अवंती नहीं लिखेगा, पूछेगा कि अवंती की राजधानी थी, उज्जैन भी दे देगा और महिष्मती भी दे देगा। तो आपको ये ऑप्शन की तरफ जाना होगा, मतलब जैसा अकॉर्डिंग टू आपको वहां पर क्या करना होगा, ऑप्शन देखना होगा। तो अवंती को अवंतिका भी कहा जाता था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में 4 भाषा, जैसे ए बी सी डी ई, देख लो ए में कौन आ सकता है, तो ए में ये मत्स्य, राजस्थान वाला एरिया है, ये मत्स्य हो जाएगा। बी में क्या आ सकता है, अवंती, मध्य प्रदेश का एरिया, ठीक है। वत्स, ये वत्स जनपद देख लो, इलाहाबाद के आसपास वाला एरिया, और ये अंग बिहार वाला में सीधे चले जाएंगे भागलपुर रीजन में, तो इससे पकड़ा जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है। दूसरी इसका देख सकते हैं आप, प्रश्नगत मानचित्र में ए बी सी डी से क्रमशः मत्स्य, अवंती, वत्स तथा अन्य महाजनपद दर्शाए गए हैं। मत्स्य जनपद राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में बसा था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। आधुनिक इलाहाबाद तथा बांदा जिले में प्राचीन काल में वत्स महाजनपद का निर्माण करते थे। शामली इसकी राजधानी थी। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले, ये भी याद रखना, कभी बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ तक फैला हुआ था अंग जनपद, ठीक है। तो याद रखना, भागलपुर तथा मुंगेर के जिले में अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। चंपा इसकी राजधानी थी। तो अंग की राजधानी कहाँ थी, चंपा। जिला पूछेगा कौन कौन, तो भागलपुर तथा मुंगेर दोनों आएगा, बहुत ही गहराई से करने की जरूरत है। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, इसका कुछ दिया नहीं है। चलिए, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, उदयनी थे, ठीक है। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी यानी उसका पुत्र उदयनी, उदयन नहीं, याद रखना, उदयनी ने गंगा और सोन नदी के संगम पर किला बनाकर की थी। इसने मध्य साम्राज्य की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशु, नागवंश, नंदवंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही है। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें बी कथन सत्य है। पाटलिपुत्र उत्तरी जो है वो गंगा नदी में से एक, पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था, बिल्कुल घिरा हुआ था। प्राचीन पाटलिपुत्र जो आधुनिक जो पटना जिसको अभी हम जानते हैं, उत्तर में गंगा, ठीक है, तथा पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है, बिल्कुल राइट है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, तभी आप पढ़े हैं, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशीय शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित, सॉरी में क्या करा दी, ब्लंडर, इट्स ब्लंडर मिस्टेक। इसको कौन बनाया था, वही उदयन ने बनाया था। अजातशत्रु का जो पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे बनाया था। तो दोस्तों, तो पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम में हर्यक वंशीय शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः दिए गए विकल्पों में चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपको विकल्प के अनुसार जाना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, तो उदयन हो जाएगा। और किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था, तो उदयन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उदयन वासवदाता की दंत कथा संबंधित है, तो किसमें है, तो उज्जैन से संबंधित है ये, ठीक है। ये
उज्जैन वासोदाता की जो दंत कथा है उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्नों सौदत्तम में वर्णित किया है। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रद्युम्न की पुत्री वासोदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। ये कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद थे, यानी एक प्रेम परक कथा है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? किस शताब्दी में? ईसापुर छठी शताब्दी में हुआ था। ईसापुर छठी शताब्दी में हुआ था। ईसापुर छठी शताब्दी में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसापुर छठी शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार को माना जाता है, जिसका समय 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व था। वो हर एक कुल से संबंध था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? तो ये मगध था साथियों। क्या था? मगध था। तो ये देखते हैं। फिर ईसा पूर्व छठी शताब्दी के प्रारंभ में मगध भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। कई जातकों में इसके समकालीन शहरों की अपेक्षा इसकी समृद्धि एवं संपन्नता का साक्ष्य मिलता है। मगध की कुशल अंग और काशी के साथ लंबी प्रतिद्वंदिता थी। इनमें सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चला और मगध अंततः सफल रहा था। ठीक है, इस बात को याद रखिए कि किसके साथ मगध की कौशल से भी संघर्ष हुई थी, अंग से भी हुआ था, काशी के साथ हुआ था। ठीक है, तो संघर्ष चला था क्योंकि शक्तिशाली क्या था ये मगध जो था एक शक्तिशाली महाजनपद था और इसका संघर्ष चलते रहता था। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? देखो, शाक्य योद्धा लिखी उपयुक्त देख लेते। इसमें क्या बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते, जो जैसे कपिल वस्तु के शाक्य थे, सुम आरगिरी के भग थे, अलकप के भुल्ली थे, केशपुत के कलाम थे, रामनगर के कोलिये थे, कुशीनारा के मल थे, पावा के भी मल थे, पिपलीवन के मोरिये थे, वैशाली के लिच्छवी थे। इससे भी मगध का जबरदस्त संघर्ष चला था। मिथिला के विदेह यौधो गणतंत्र पहला मतलब जैसे कि यौधो गणतंत्र का पहला उल्लेख पाणिनि ने किया है। बाद में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी यौधो पर समुद्रगुप्त की विजय की सूचना प्राप्त होती है। इस प्रकार अगर चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से गुप्त काल तक विद्यमान था, तो इस काल में नहीं था, तो इसलिए इसको मतलब स्टार कर दिया गया है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था साथियों? तो लिच्छियों ने किया था। वैशाली जो है लिच्छियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख था। ठीक है, ईसा पूर्व छठी शती में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली थी मेरे साथियों। तो इस बात को आप याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? पार्श्वनाथ जयंतिका, बिंदुसार शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य, चेटक लिच्छवी। ये सही है साथियों। राजा चेटक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। बिंदुसार यहाँ पे कहाँ से हो जाएगा? बिंदुसार तो अशोक का पुत्र था, मगध का था। स्कंदगुप्त भी मगध मतलब ये गुप्त काल का शासक था, एक महान शासक था। तो इसका क्या मौर्य से संबंध है? और चेटक जो था लिच्छवी तो था ही। राजा चेटक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे और इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। बिल्कुल हुआ था। चेटक की पुत्री चेलना थी, तो इनकी पुत्री जो चेलना थी उन्हीं का विवाह क्या हुआ था? मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। लिच्छवी वज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, जो इस प्रकार अंग है, मगध है, काशी है, कौशल है, बज्जी है, मल है, चेदी है, वत्स है, कुरु है, पांचाल है, मत्स्य है, सुरसेन है, अस्मक है, अवंती, गंधार, कंबोज। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। कहाँ? तो अंगुत्तर निकाय में है। ठीक है,
निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। ये बार बार रिपीट होगा सब, याद रखिएगा। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी हमें मिलती है। यहाँ देख लेते हैं, महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्धिक साहित्य में प्राय उल्लेखित बिल्कुल मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित है? तो ये मगध का है, बिल्कुल है, और अश्मक का भी है, कंबोज का शायद, कंबोज का भी है, चेदी का नहीं होगा, वत्स का नहीं होगा, तो ABC है, ABC है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय तथा लगभग 4000 सूत्र है। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 22 जनपदों का उल्लेख किया है। इनमें प्रमुख है मगध, अस्मक, कंबोज, गंधार। उस क्षेत्र के थे तो ये तो रहेगा ही, कंबोज, गंधार, सूरसेन आदि। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। एक बार थोड़ा री एग्जाम टफ होता है, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन दिया गया था। तो मगध का भी चर्चा है, ठीक है, अस्मक का भी है, कंबोज का तो रहेगा ही, वत्स और चेदी का नहीं है, ठीक है। तो उसके अनुसार आप चले जाना ऑप्शन के अनुसार। अब देख लेते हैं, निम्नलिखित में किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का क्या हुआ है उल्लेख है? तो बता देना, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, ये हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट। दूसरा दे, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी क्या थी? तो अहिछत्र थी। उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल, ठीक है। तो दक्षिणी पंचाल की काम्पिल्य और उत्तरी पंचाल के अहिछत्र। तो उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र तथा दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानियां थी। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ जब भी पूछेगा तो किसके? तो कुरु की राजधानियां थी, ठीक है। जबकि मथुरा की सूरसेन राजधानी थी साथियों, इसे आप भूलिएगा मत। इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन मतलब ज्यादा क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए तो सही, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब ज्यादा क्वेश्चन गलत होने लगेगा तो फिर सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सब्जेक्ट है। तो 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो आपको पता ही चल गया होगा, सूरसेन, ठीक है। सूरसेन के साथियों डी ऑप्शन करेक्ट है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा अंग की राजधानी थी, ठीक है। अंग जनपद कहाँ है वर्तमान में? तो भागलपुर, मुंगेर, यानी कि बिहार रीजन में, याद रखना। तो उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले में अंग महाजनपद के अंतर्गत इसकी राजधानी चंपा। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम क्या है? मालिनी, ये भी पूछा जाता है, इसे भी आप याद रखना। और द्विगनिकाय ये एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। कभी पूछा जा सकता है, तो एक बार पढ़ लेने में क्या है। तो इस पॉइंट को भी याद रखना कि नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने करवाई थी साथियों। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिवती राजधानी थी। चेदी वंश की राजधानी थी साथियों चेदी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड रीजन क्या था और उसके समर्पवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सोथिवती थी और जिसकी पहचान महाभारत के सुक्तिमती से भी की जाती है, तो इसको भी याद रखना आप। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद जो था अस्मक, ये अक्षक लिखा गया है यहाँ पर। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, ठीक है, तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वर्णित 16 महाजनपदों में अस्मक या अस्मक नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था। इसकी राजधानी क्या थी? पैठन या पोतन अथवा पोटली, याद रखना। प्राचीन नाम प्रतिष्ठान भी थी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, सभी नामों को पोटन, पैठन, पोटली याद रखियो। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। कहाँ स्थित था? मत्स्य राजस्थान में था। मत्स्य भरतपुर के वाला रीजन में मत्स्य जनपद था साथियों। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य जनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में स्थित, इसकी राजधानी विराटनगर थी, ठीक है, भरत और जयपुर के क्षेत्र वाला रीजन। तो ये आपका टिक कर देना बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या है? मगध की राजधानी कौन सी थी? आप जानती हो गिरिव्रज थी, राजगिरी जिसको नाम है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राज बृहद्रथ था और इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, ठीक है ना। वंश पूछेगा कौन सा वंश सबसे पहले शासन किया है, तो क्या बताओगे? बृहद्रथ। उस शासक कौन? यानी कि बृहद्रथ का पुत्र था ये जरासंध। इस बात को भी आप भली भांति जानते हो।
तो इसे भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, ये कौन था? जरासंध था। जरासंध इस पे शासन किया था, जिसने ग्रीवरज राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। बिल्कुल, यह हर्यक वंश से था, ये तो आपको पता ही है। और इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, जो कि आप भली भांति जानते हो, ठीक है। तो सबसे पहले पूछेगा कि मगध के सबसे पुराना वंश क्या है, तो बृहद्रथ वंश है। शासक पूछेगा तो जरासंध बताना, उसी बृहद्रथ का पुत्र था। उसके बाद प्रथम, अगर कोई शक्तिशाली शासक का नाम पूछेगा तो बिंबिसार बताना, और ये हर्यक वंश से संबंधित था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मगध की प्रारंभिक राजधानी होती है राजगृह। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से 102, मतलब ये भी थी, मतलब उसकी राजधानी क्या थी? पाटली, नहीं, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र की थी, राजगृह थी। और राजगृह तो कोई दिया नहीं है ना, तो इसलिए ऑप्शन ई चला गया है, ठीक है। बीपीएससी में ऐसा भी ऑप्शन बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही साथियों? तो देखो, ग्रीवज तो थी, बिल्कुल थी, राजगृह भी थी, बिल्कुल, पाटलिपुत्र भी उदयन के समय हो गया था। और प्रथम जो मगध का शासक बृहद्रथ वंश था, जरासंध ने अपनी राजधानी ग्रीवरज बनाया था। बिंबिसार के समय भी यही रहा। राजगृह तो था ही, ग्रीवरज को राजगृह भी बोलते हैं। कौशाम्बी नहीं था साथियों कभी भी, तो इसलिए कर लेना, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये ग्रीवरज या राजगृह पाटलिपुत्र प्राचीन काल में क्रमशः मगध साम्राज्य की राजधानी रही थी, जबकि कौशाम्बी पर वत्स राज्य का शासन था। एक वंश के शासन, ये कौशाम्बी जो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के रीजन में है, वत्स राज्य का शासन था। एक वंश के शासन के दौरान मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। कौन किया था? उदयन ने किया था। उदयनी याद रखना, उदयन अलग शासक है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? देखो ये क्या पूछा गया, अर्धचंद्राकार। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चंद्रकार याद रखना, हो सकता है रिपीट। तो श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहेत महल, ठीक है, याद कर लेना, सहेत महल भी पूछा जाए। वर्तमान श्रावस्ती, सहेत महल को श्रावस्ती कहा जाता है, नामक स्थान से की उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था, यानी कि क्रिशेंटिक था, ठीक है, क्रिशेंटिक था। और मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की? क्रमशः इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था, यही अजातशत्रु था, ऐसी मान्यता है, ठीक है। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की क्या कर दिया था? हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। और इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयनी, जो कि कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न। देखो, कौशाम्बी का भी शासक था, उदयन उसका नाम था, इसका उदयनी था, याद रखना। ये कौशाम्बी के वत्स राजा था, ठीक है। और ये पाटलिपुत्र के मतलब हर्यक वंश से था। तो इसने भी अपने पिता की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। तो अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? आपको पता है, हर्यक वंश था, बिंबिसार का पुत्र था ये। और राजकुमार ने जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, तो कौन था? अजातशत्रु। प्रसेनजीत कौशल नरेश था, उदयन अब कौशाम्बी नरेश, और जो प्रद्युत था ये अवंती का शासक था, याद रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं, किसने मगध साम्राज्य में वाणी बज्जीगढ़ संघ को हराकर आत्मसात किया था? तो कौन था? अजातशत्रु। देखो, जबरदस्त लड़ाई दोनों में छिड़ी हुई थी, दोनों अपने, ये भी एक शक्तिशाली गणराज्य था बज्जीगढ़ राज्य, और मगध तो था ही। तो संघर्ष के कई कारण थे, तो दोनों एक दूसरे को मतलब प्रभाव जमाना चाहते थे। तो किसी न किसी एक की तो जीत होगी ही। तो बड़ी ही सूझबूझ से क्या किया गया था कि इसको हराने का प्रयास किया गया था। इसने मगध साम्राज्य में बज्जीगढ़ संघ को हराकर आत्मसात किया था, मिला लिया था। ये था वैशाली बज्जी संघ का प्रमुख गणराज्य था। यहाँ के शासक लिच्छवी थे। बिंबिसार के समय से ही जो वैशाली जो था, बज्जी संघ जो था, कई संघ इसमें शामिल हुए थे, मतलब संघ में कई मतलब गणराज्य थे, इसी में से एक था वैशाली, ठीक है। वहां के शासक कौन हुआ करते थे? लिच्छवी हुआ करते थे। बिंबिसार के समय से ही मगध एवं बज्जी संघ में मनमुटाव था, जो अजातशत्रु के समय संघर्ष में बदल गया।
निर्यावली सूत्र से ज्ञात होता है कि उस समय लिच्छवी गढ़ का प्रधान चेटक था। उसने 9 लिच्छवियों, 9 मलों तथा 18 गणराज्यों, काशी कोचल को एकत्र करके मगध नरेश के विरुद्ध एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया। भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ से संबंधित थे, ज्ञात होता है कि अजातशत्रु इन सबका विजेता था। अजातशत्रु ने कूटनीति से काम लिया। पाटलिग्राम में उसने सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, तत्पश्चात क्या होता है कि उसने अपने मंत्री वस्कार, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, को भेजकर भज्जी संघ में क्या करवा देता है, फूट डलवा देता है। क्या करवाएगा, फूट डलवा देगा। ठीक, तो भज्जी संघ में क्या करेगा, फूट डलवाएगा। हाँ, तो भेजकर भज्जी संघ में फूट डलवा दी। फलस्वरूप वे परस्पर लड़ने लगे और उनका संगठन कमजोर हो गया। अंततः अजातशत्रु ने आक्रमण करके लिच्छवियों को पराजित किया और उनका भूभाग मगध साम्राज्य में मिला लिया। किस समय जो लिच्छवी गणराज्य था उसको मगध में मिलाया गया था, अजातशत्रु के समय। और मनमुटाव कब से शुरू हो गया था, तो बिंबिसार के समय ही। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन में हुआ था, शिशुनाग के समय हुआ था। ठीक है, शिशुनाग। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती मतलब मालवा रीजन को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया था। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अवंती को मगध साम्राज्य में कब मिलाया गया था, शिशुनाग के समय। शिशुनाग वंश की स्थापना इसने की थी, शिशुनाग ने। ठीक है, इसी वंश के अंतर्गत काला शोक आता है, जिसके समय क्या हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति के आयोजन की गई थी। कहाँ पर, आपको पता होना चाहिए, द्वितीय बौद्ध संगति आयोजन कहाँ हुई थी। तब मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्म नंद। अब देखो ये नंद वंश का आ गया। ठीक है, मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद अथवा उग्रसेन तथा पुराणों में महापद्म नंद को सर्वक्षत्रांतक और अपरूपर सुराम कहा गया है ना, क्षत्रियों को नाश करने वाला कहा गया है। ठीक है, मगध का कौन सा सम्राट अपरूपर सुराम के नाम से जाना जाता है, तो यही महापद्म नंद। अब पुराणों में ही इसका नाम महापद्म नंद पड़ता है। ये देखो जी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या होता है, क्यों नहीं, हाँ चलो इसको हटा देती हूँ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या होगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे हर एक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशल के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा, प्रसेनजीत की पुत्री का क्या नाम था, वाजिरा था, का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया था। कालांतर में शिशुनाग ने जब गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराज्य नियुक्त किया। अतः दिए गए विकल्पों से स्पष्ट नहीं है कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था। उल्लेखनीय एक उत्तर प्रदेश लोक ने इस प्रश्न का उत्तर शिशुनाग माना है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था, मौर्य वंश ने शासन किया था। मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भी भारी कर लगाने के कारण जनता शासक के विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। उसके उपरांत शुंग, कनौ, गुप्त आदि ने शासन किया। प्रश्नानुसार निकट सही उत्तर विकल्प क्या है, ए है। तो आप इस पर टिक कर। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के शासन किया, तो मौर्य वंश ने। ठीक है, राजा नंद का घनानंद बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। छोटी छोटी वस्तुओं पर भी क्या करता था, कर लगा देता था। मतलब क्रूर टाइप के शासक, जनता इससे विक्षुब्ध हो चुकी थी और चाणक्य और इसमें तो विवाद था ही। इसी का फायदा उठाया था
घनानंद ने और क्या किया था, अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से इसकी सत्ता को पलट दिया था और इस वंश का विनाश हुआ था। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन है, तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है साथियों। क्या है, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। देखिए, कलिंग के चेदी वंश, याद रखना चेदी वंश बीपीएससी में एक बार पूछा गया है कि कलिंग में कौन सा वंश था, तो चेदी वंश था। तो कलिंग के चेदी वंश का सबसे सबसे जो शक्तिशाली शासक खारवेल था। इसके विषय में भी जानकारी की प्रमुख स्रोत है। इसकी हाथी गुफा जो अभिलेख है, नंद वंशीय शासक महापद्म नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाया जाने, जो कलिंग में नहर खुदवाया गया था तो नंद वंश के शासकों द्वारा। उसका नाम क्या था, महापद्म नंद, जो इस वंश का क्या था, संस्थापक था, जाने का उल्लेख है इस अभिलेख में किया गया है। अर्थात नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साथियों, ये आपसे पूछा जा सकता है कि नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य क्या है, तब क्या बताओगे कि क्या हाथी गुफा अभिलेख, क्या हाथी गुफा अभिलेख है। किसके शासन काल से संबंधित है, तो चेदी वंश के शासन से संबंधित। चेदी वंश का संबंध कहाँ से था, तो कलिंग से था। निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन आएगा साथियों, देख लो, इनमें से सबसे पहले कौन है, तो हर्यक वंश है। ठीक है, हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आएगा, तो नंद वंश आएगा। ठीक है, फिर मौर्य वंश, तब जाके शुंग वंश। अंतिम मौर्य शासक को शुंग ने क्या किया था, 185 ईसा पूर्व में सत्ता पलट दिया था। देख लेते हैं थोड़ा सा, एक बार डिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा। नंद वंश आ जाता है से इसके बाद ना शिशुनाग वंश मतलब आएगा। ठीक है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ आ जाएंगे। तो हर्यक वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, तब शुंग वंश। ठीक है, 184 या कहीं कहीं 185 ईसा पूर्व देता है कि मौर्य वंश का पतन हो गया था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित है। गौतम बुद्ध के समकालीन साथियों कौन, जीवक, और ये किससे संबंधित, बिंबिसार। इसी ने क्या किया था, इस जीवक को अवंती के जो नरेश थे चंद्रप्रदोत, जो पीलिया रोग से क्या हो गए थे, ग्रसित हो गए थे, उनकी चिकित्सा के लिए भेजा था और अवंती से संबंध स्थापित किया था। ठीक है, गौतम बुद्ध के समय, ठीक है साथियों, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध जो वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित। बिंबिसार ने अपने राज वैद्य जो था, उसका क्या नाम था, जीवक को अवंती नरेश चंद्र प्रदोत को राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किसने भेजा था, बिंबिसार ने। किसके इलाज के लिए, तो ये जो अवंती के नरेश जो चंद्र था, उसी के किस रोग से ग्रसित था, तो पीलिया रोग से था। विश्व के सभी, यहाँ देख लेते क्या करना, निम्नलिखित ए और बी को पहले और नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 36 शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। बिल्कुल ही था। इसी समय क्या हो रहा था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उत्थान हो रहा था साथियों, और वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। बिल्कुल हो चुका था, क्योंकि कर्म कांड इतने मतलब इसमें भर पड़ गए थे। जैसे कि बड़े पैमाने पर क्या दिया जाता था, अग्नि मतलब यज्ञ जो होता था, उसमें पशुओं की बलि दी जाती थी। तमाम देवी देवताओं को पूजन, आडंबर इत्यादि भर चुका था। तो इसी को लेकर क्या हुआ था कि विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल हुआ था, जिसमें भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म, आप देख सकते हैं वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। बिल्कुल हो चुका था। तो वैदिक धर्म तो जटिल हो चुका था, इसका एक कारण है, परंतु विश्व के संदर्भ में दे रहा है, इसलिए कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। सिर्फ ये पूछता कि 20वीं शताब्दी में एक महान धार्मिक भारत में हुआ था, वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, तो कारण और कथन दोनों एक दूसरे को व्याख्या कर देते। तो विश्व से संदर्भित हो जाने की वजह से हम दोनों को सही मान लेंगे, लेकिन व्याख्या नहीं मान लेंगे। दोनों ए और बी सही है साथियों, यहाँ से हम आंसर मार लेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बी आंसर। आइए सूचीवन को सूचीवन से मिला लेते हैं। महाजनपद है, राजधानी है। मत्स्य की क्या होगा, विराटनगर होगा साथियों। मत्स्य जनपद का विराटनगर है। ठीक है, और एक मिनट, हाँ इसको कर लेते हैं। मत्स्य के क्या है, विराटनगर है। कुरुक्षेत्र का क्या है, कुरुक्षेत्र का क्या है, एक मिनट, कुरुक्षेत्र का देख लेते हैं।
कुरुक्षेत्र जन कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के इंद्रप्रस्थ में बताई थी आपको, कुरुक्षेत्र का इंद्रप्रस्थ है। अस्मक का क्या है, पोतन है, अस्मक का पोतन है, और सुरसेन है मथुरा का साथियों, तो इसको मिला लेना आप। मत्स्य का विराटनगर, कुरुक्षेत्र इंद्रप्रस्थ, सुरसेन मथुरा, अस्मक पोतन, ठीक है। यहाँ पे मिलान करने को दे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखो, कंबोज राजपुर हाटक बिल्कुल सही है, कंबोज राजपुर हाटक। असमक का पोतन पोटिल है भी। सुरसेन का तो मथुरा है ना, कौशाम्बी कहाँ से हो जाएगा। कौशल का श्रावस्ती है, बिल्कुल सही है, तो यही आपका चीज सही नहीं है। आ जाते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद स्थित है, तो 8 है साथियों, 8 है। ये बिल्कुल रटने वाला क्वेश्चन लेकिन लेटेस्ट है, यूपी आरओ में मतलब ये किया गया है, तो हो सकता है रिपीट किया जाए, तो इसलिए याद रखना 8। थोड़े देख लेते हैं कौन कौन है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान के 16 महाजनपदों में से कुल 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है, और इनके नाम इस प्रकार है। कुरु है, पंचाल है, ठीक है, कुरु जनपद है बिल्कुल, पंचाल, काशी तो है ही, कौशल भी है, सुरसेन मथुरा है, चेदी है, वत्स है तथा मल, ठीक है, कौशाम्बी वाला, कौशाम्बी की राजधानी वत्स, मल जनपद है ही। और इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में किए। फिर से एक बार, कुरु है, पंचाल है, काशी है, कौशल है, सुरसेन है, चेदी है, वत्स है, मल है। ये भी पूछा जा सकता है कि अगले बार क्वेश्चन बनाएगा कि इनमें से कौन नहीं, तो इसे एक बार करा दूं आपको कौन कौन है साथियों, एक बार देख लो फिर से, वंस अगेन रिपीट मोर। यहाँ से आप ये कर लेना, कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, सुरसेन, हाईलाइट कर देती हूँ, मल। 5 बार याद करो तो जरूर याद हो जाएगा। कुरु, पंचाल, काशी, 2 से के स्क्वायर हो गया, तो काशी, कसे कुरु, काशी हो गया, 3 है, कसे कुरु, कौशल, काशी, ठीक है, टू द पावर 3 पंचाल है, ठीक है, सुरसेन, चेदी, वत्स, सतमल। इन 16 महाजनपदों का बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में किया गया है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथा प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है। श्रेणी व्यवस्था के बारे में क्या असत्य है, श्रेणी व्यापारी और कारीगरों का संगठन थी, बिल्कुल थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा बिल्कुल की जाती थी इनकी, क्योंकि अपनी अलग से व्यवस्था हुआ करती थी। अपन श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती, बिल्कुल रखा करती थी साथियों, क्योंकि इनका अपना अलग से एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में नहीं साथियों, श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में नहीं प्रचलित थी। यही आपका गलत हो गया साथियों, इसको बहुत ही आप डिटेल्स में, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से करा रही हूँ। अगर आप मैं घटना चक्र के हर सीरीज को लेकर बहुत जल्दी आ रही हूँ, रहिए, मतलब ये ना समझे कि ये नया चैनल है तो यहाँ से मतलब क्या, मतलब जो पुराने चैनल है वही सब, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। बस मैं बहुत ही जिल एंड जिस्ट और पूरे ही आपको मतलब ताजगी के साथ मैं करा रही हूँ, तो इस चैनल को आप जुड़े, सपोर्ट करें, और मैं निश्चित तौर पे आपको एक मंत्र दूंगी कि कैसे आप सफल हो सकते हैं। प्राचीन, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा तजुर्बा है ऑलरेडी, यहाँ पर सिलेक्शन है, इसलिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ। तो प्राचीन कालीन भारत में ही शिल्प अथवा व्यवसाय करने वाले के समूह को श्रेणी की संज्ञा प्रदान की गई है, और इनके उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का स्थानीयकरण या श्रेणियां देश के व्यापारिक वाणिज्य का संचालन करती थी। वस्तुओं की गुणवत्ता व कीमत निर्धारण के साथ साथ अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण करती थी। ये याद रखिएगा, उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है साथियों। दोनों जगह था, इनका अपना प्रशासन हुआ करता था, इनका अपने जो व्यापार और वाणिज्य होता है उसे चलाने के लिए क्या अपना स्वयं का नियम हुआ करता था। तो आज मैं अपने क्लास को यही स्टॉप करती हूँ। अगले क्लास में फिर मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही जल्दी यूनानी आक्रमण के साथ, क्योंकि टाइम बहुत कम है और काम अभी बहुत करना है साथियों। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड लक।